जिस पंजशीर पर तालिबान आज से पहले कभी कब्जा नहीं कर पाया, जिस पंजशीर पर 1980 और 90 के दशक में मुजाहिदीन कब्जा नहीं कर पाए, जिस पंजशीर पर अमेरिका और सोवियत संघ की सेनाएं कभी कब्जा नहीं कर पाईं, उस पर आखिर तालिबान ने इस बार इतनी जल्दी कब्जा कैसे कर लिया? पूरी दुनिया आज ये सवाल पूछ रही है और इसका सीधा सा जवाब यह है कि इस बार तालिबान अकेला नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ जब तालिबान के साथ कोई और था, तालिबान के पीछे कोई मदद कर रहा था और यह था पाकिस्तान। पाकिस्तान की सेना तालिबान के साथ थी और जो एक्सपर्ट्स कहते थे कि काबुल पर तालिबान का कब्जा होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे, वो गलत साबित हुए। तालिबान ने यह काम सिर्फ 6 दिन में कर दिया था। आपको याद होगा, अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनके अपने आकलन ऐसे थे कि तालिबान को काबुल पहुंचने में कम से कम 80-90 दिन तो लग ही जाएंगे। और सोचिए, 90 दिन क्या, तालिबान 6 दिन में पहुंच गया। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनकी रिपोर्ट्स धरी की धरी रह गई और वजह थी कि अफगानिस्तान से भागने की जल्दबाजी में अमेरिका अपने पीछे की लाखों की संख्या में आधुनिक हथियार छोड़ गया जो तालिबान के हाथ लग गए और तालिबान ने 1 हफ्ते से भी कम समय में काबुल पर कब्जा तब कर लिया था। इसी तरह पंजशीर के बारे में दावा था कि इस पर तालिबान कभी कब्जा नहीं कर पाएगा, लेकिन पंजशीर भी सिर्फ 20 दिन में तालिबान के हाथ में आ गया। यहां तालिबान की मदद की है पाकिस्तान की सेना ने। नॉर्दर्न अलायंस के तमाम बड़े नेताओं का यह दावा है कि पंजशीर की लड़ाई तालिबान पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर लड़ रहा है। बिना पाकिस्तान के सपोर्ट के वो जीत ही नहीं सकता था। पंजशीर के ऊपर लगातार पाकिस्तानी वायुसेना के ड्रोन्स उड़ रहे थे और वो पंजशीर के अलग अलग इलाकों में लगातार बम गिरा रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं, तालिबान के पास ऐसी एयरफोर्स नहीं है। पंजशीर में आप एयरफोर्स के बिना पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस बार पाकिस्तान के ड्रोन्स ने मदद की। अब आप नक्शे के जरिए पंजशीर की भौगोलिक स्थिति को समझिए। पहले पंजशीर काबुल से लगभग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व की दिशा में है। आज नक्शे के जरिए हम आपको बता रहे हैं, लगभग 150 किलोमीटर दूर है। यह बहुत ज्यादा कोई बड़ी दूरी नहीं है। पंजशीर प्रांत में 7 जिले हैं और यह पूरा इलाका हिंदू कुश के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसलिए पंजशीर में घुसना, प्रवेश करना किसी भी बाहरी सेना के लिए बहुत मुश्किल काम है। पंजशीर में घुसने का एकमात्र रास्ता पंजशीर नदी है, लेकिन जब कोई सेना यहां से प्रवेश करने की कोशिश करती है तो वो पहाड़ों पर बैठे पंजशीरी सैनिकों के सीधे निशाने पर आ जाती है और इसलिए भी आज तक बड़ी से बड़ी सेनाएं पंजशीर में घुसने की हिम्मत कभी जुटा नहीं पाई और ना ही कभी कामयाब हो पाई। पंजशीर पर हमले का एक रास्ता यह है कि यहां हवाई हमले किए जाएं। अब पाकिस्तान सीधे तौर पर तो अपनी वायुसेना को यहां भेज नहीं सकता था, इसलिए पाकिस्तान की सेना यहां पर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। ये ड्रोन्स सटीक निशाना लगाने में सक्षम होते हैं और सिर्फ चुनी हुई जगह पर ही हमला करते हैं। अगर बिना दुनिया की नजर में आए पंजशीर के किसी नेता को मारना हो तो ड्रोन सबसे बढ़िया उपाय है और दुनिया भर की सेनाएं आजकल इसलिए ड्रोन्स का ही इस्तेमाल करती हैं, अमेरिका समेत। अब तालिबान के पास जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसके पास इस तरह की कोई ड्रोन टेक्नोलॉजी है ही नहीं। ना उनके पास ड्रोन्स हैं, ना उनके पास ड्रोन्स उड़ाने वाले एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास ड्रोन्स भी हैं और एक्सपर्ट्स भी हैं। यानी पंजशीर में पाकिस्तान की छाप आपको हर तरफ दिखाई देगी, लेकिन दुनिया ये सब कुछ देखकर भी चुपचाप बैठी हुई है। आज बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान किस संवैधानिक हैसियत से पंजशीर में यह लड़ाई तालिबान के साथ लड़ रहा है। पाकिस्तान की फौज को यह सैंक्शन किसने दी, ये इजाजत किसने दी कि वो दूसरे देश में जाकर तालिबान के साथ लड़ाई लड़े। दूसरी बड़ी बात यह है कि पंजशीर की 2.25 लाख की आबादी में से ज्यादातर ताजिक हैं। अफगानिस्तान में ताजिक की सबसे बड़ी आबादी पंजशीर में ही रहती है। अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले भी मूल रूप से ताजिक हैं, जबकि बाकी के अफगानिस्तान में पश्तून बहुसंख्यक हैं। अफगानिस्तान की कुल आबादी में पश्तूनों की हिस्सेदारी 42% है, जबकि ताजिक की हिस्सेदारी 25% है। यानी यह लड़ाई वहां पर अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक की लड़ाई भी बन गई थी। पंजशीर के उत्तर पूर्व में बदख्शां प्रांत है, जहां उज़्बेक और ताजिक मूल के लोग बहुसंख्यक हैं।
बदख्शां प्रांत की सीमा ताजिकिस्तान से मिलती है और तालिबान के पिछले शासन के समय पंजशीर के साथ साथ बदख्शां भी आजाद हुआ था, क्योंकि यहां रहने वाले लोगों को जरूरत की सारी चीजें सीमा से लगे देश ताजिकिस्तान से मिल जाती थी। लेकिन इस बार तालिबान ने बदख्शां प्रांत पर पहले ही कब्जा कर लिया था, इसलिए इस बार पंजशीर की सप्लाई लाइंस कट गई। शनिवार को ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचे थे और उन्होंने तालिबानी नेताओं से मुलाकात की थी। उनकी ये तस्वीर भी सामने आई थी और कहा जा रहा है कि आईएसआई के चीफ ने तालिबान के नेताओं से कहा है कि वो अपनी नई सरकार में हक्कानी नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा भूमिका दें, उन्हें बड़ा रोल निभाने के लिए दें। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि पाकिस्तान तालिबान का खुलकर साथ दे रहा है और तालिबान असल में पाकिस्तान की ही क्रिएशन है। अब बड़ी बात यह है जो पूरी दुनिया के लोगों को सोचनी होगी, वो ये कि पंजशीर पर तालिबान का कब्जा नहीं हुआ, पाकिस्तान का कब्जा हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा नहीं हुआ, अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के कब्जे में आ गया है। और लोग शायद इस बात को समझ नहीं रहे, इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे। इसको समझिए आप कि अफगानिस्तान पर एक तरीके से अब पाकिस्तान का कब्जा है और पाकिस्तान के कब्जे का मतलब है चीन का कब्जा। पाकिस्तान इस बात से इनकार करता है कि पंजशीर में उसके सैनिक मौजूद हैं, लेकिन दुनिया पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड जानती है। 1999 में जब कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी भारत में, तब कई दिनों तक पाकिस्तान ने यह स्वीकार ही नहीं किया था कि इस कारगिल हमले में पाकिस्तान की सेना शामिल है। तब पाकिस्तान यही कहता रहा कि लोकल आतंकवादियों ने भारत के खिलाफ विद्रोह कर दिया है, लोकल आतंकवादियों ने भारत के खिलाफ हमला किया है और इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। जो चोटियों पर लोग बैठे हैं वो असल में आतंकवादी हैं। उन्होंने पठानी सूट पहने हुए थे, जबकि हकीकत यह थी कि पाकिस्तान ने अपने ही सैनिकों को आतंकवादियों की वर्दी पहनाकर वहां भेज दिया था। लेकिन कारगिल युद्ध में शुरुआत से पाकिस्तान की सेना शामिल थी और जब धीरे धीरे भारत ने इसके सबूत दुनिया के सामने रखे तो पाकिस्तान को तब यह मानना पड़ा था कि इस लड़ाई में उसकी ही सेना शामिल थी। आज पुरानी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा ही पंजशीर में कर रहा है। इस बीच तालिबान ने अपनी सरकार के गठन के समारोह में शामिल होने के लिए आप जानते हैं किसे बुलाया है? उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया है, चीन को बुलाया है, टर्की, कतर और रशिया, सिर्फ इन लोगों को बुलाया है। हालांकि ये साफ नहीं कि तालिबान सरकार का गठन कब होगा, क्योंकि अभी भी उनके बीच में मतभेद चल रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान को न्योता क्यों भेजा ये आप अच्छी तरह से समझते हैं, और चीन को इसलिए न्योता दिया गया क्योंकि चीन अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर पैसा निवेश कर सकता है। अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर की सीमा चीन के शिनजियांग प्रांत से ही मिलती है। ये वही प्रांत है, शिनजियांग वही प्रांत है जहां बड़ी संख्या में वीगर मुसलमान रहते हैं और उन पर चीन अत्याचार करता है। चीन वीगर मुसलमानों को नियंत्रित करने के लिए तालिबान की मदद भी आगे चलकर ले सकता है। अब सबसे बड़ी विडंबना सोचिए, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अफगानिस्तान में बुर्का ना पहनने पर सजा दी जाती है और चीन में बुर्का पहनने पर सजा दी जाती है। यानी चीन और तालिबान दोनों ही मुसलमानों पर खुलकर अत्याचार कर रहे हैं और इस्लाम के ठेकेदार इस मतलब की दोस्ती पर चुप बैठे हैं, मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर चुप बैठे हैं। चीन में भी मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं और अफगानिस्तान में भी जो लोकल नागरिक हैं वो भी मुसलमान हैं, उन पर भी अत्याचार हो रहे हैं। 10 वर्षों तक अफगानिस्तान में लड़ने के बाद जब 1989 में सोवियत संघ की सेनाएं वापस लौटी तो इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को हुआ था, क्योंकि अफगानिस्तान में हारने के बाद सोवियत संघ टूट गया और रशिया की ताकत कमजोर पड़ गई। अब जब अफगानिस्तान में 20 साल लड़ने के बाद अमेरिका वहां से भागा है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा चीन उठाना चाहता है, चीन को फायदा होगा। इसलिए आज आप ये भी समझिए कि अफगानिस्तान के बाद अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। कतर तालिबान के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कतर ही पिछले 1.5 वर्षों से तालिबान और दुनिया के दूसरे देशों के बीच बातचीत करा रहा है। टर्की एक तरफ नेटो का सदस्य है तो दूसरी तरफ वो खुद को दुनिया में बड़ी इस्लामिक ताकत के रूप में स्थापित करना चाहता है। टर्की के उस्मानिया साम्राज्य का करीब 4 शताब्दियों तक एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे महाद्वीपों पर एक छत्र राज था, लेकिन जब उस्मानिया साम्राज्य का अंत हुआ तो टर्की खुद को यूरोप का हिस्सा मानना चाहता था। लेकिन अब टर्की के राष्ट्रपति ने अपना सारा ध्यान एशिया की तरफ केंद्रित कर दिया है, जिसमें अफगानिस्तान,
बहुत अहम है। अफगानिस्तान के गेम में 5वें बड़े खिलाड़ी का नाम है रशिया, जिसे 1989 में मुजाहिदीनों के हाथों हार कर भागना पड़ा था। लेकिन अब अमेरिका की दुर्गति के बाद रशिया मुजाहिदीनों से ही निकले तालिबान के साथ दोस्ती करना चाहता है। कुल मिलाकर ये पांचों देश एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं, जिसमें चीन और रशिया सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरेंगे। ये एक नया ब्लॉक बन जाएगा। अब आप सोचिए, एक तरफ है चीन, उसके साथ है रशिया, उसके साथ है पाकिस्तान, उसके साथ है अफगानिस्तान, उसके साथ है टर्की, उसके साथ है कतर। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार कमजोर हो रहा है, यूरोप लगातार कमजोर हो रहा है, और इस बार अफगानिस्तान के मामले पर आपने देख लिया कि जो पुरानी ट्रेडिशनल सुपर पावर्स थी वो कैसे धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं, और चीन का एक सुपर पावर के तौर पर इसके बाद उदय होना निश्चित है। और सोच लीजिए आप, जिस दिन चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और रशिया एक साथ मिल गए, उस दिन क्या होगा आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते।